हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम पेप्टिक अल्सर को डिटेल में पढ़ेंगे। पेप्टिक अल्सर इज ए क्रोनिक लीजन इन द स्टमक और duodenum caused by the action of acid pepsin on mucosa। पेप्टिक अल्सर मतलब पेट के अंदर का घाव जो एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस के आपस में कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका फ्लो चार्ट मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा बिल्कुल डिटेल में। अभी आप जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ढंग से सुनिएगा। कॉमन साइट्स क्या होती है? सबसे पहली होती है डूडनम। डूडनम आपने पढ़ा हुआ होगा एनाटॉमी में। और सेकंड है स्टमक। स्टमक में भी लेसर कर्वेचर यानी कि जो नीचे वाला कर्वेचर है और पाइलोरस उसके आसपास, ठीक है। रेयर कहाँ कहाँ होता है ये? और ईसोफेगस और मैकल्स डायवर्टिकुलम यानी इन दोनों जगह में बहुत कम चांसेस होते हैं। मेनली डूओडेनम और स्टमक में होता है। इंसिडेंस क्या होते हैं? एक ये मिडिल एज्ड लोगों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। डूओडेनल अल्सर जो है मेनली फिफ्थ डेकेड के लोग यानी 50, 51, 52, 53, 59 तक उन लोगों के पास मिलते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं जो 6 डेकेड में होते हैं, 10 साल और ऊपर। मेल्स मेल्स में इनकी मात्रा ज्यादा आती है। फीमेल्स में, मेल्स में अगर 4 मेल्स होगा तो एक फीमेल में मिलेगा, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है? मल्टीफैक्टोरियल होता है। एक तो पाइलोरी इन्फेक्शन, इसमें एच पाइलोरी जो हमारा बैक्टीरिया वो कराता है। एनासेड्स, एस्प्रिन पेन किलर्स। एक्चुअली ये जो पेन किलर्स होते हैं ये हमारी स्टमक की लाइनिंग को धीरे धीरे इरोड कर देते हैं, म्यूकोसा को, जो हमें प्रोटेक्शन दे रही होती है। थर्ड है एसिड पेप्सिन हाइपर सिक्रीशन, यानी कि एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा निकलने लगे तो वहां भी क्या होता है, एसिडिटी आदमी को फील होती है क्योंकि वो जला रहा है अंदर की लेयर को, वो खत्म होती जा रही है। स्मोकिंग, एल्कोहल, स्पाइसी फूड लाइफस्टाइल फैक्टर होते हैं। कुछ ओ ब्लड ग्रुप वाले ऐसे होते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। स्ट्रेस, एंजाइटी तो आपको पता ही है हर बीमारी को बढ़ाते ही है मेनली, लेकिन एच पाइलोरी बैक्टीरिया और पेन किलर्स आपको समझना है कि ये इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस क्या है? देखिए, एक डिफेंस होता है म्यूकोसल डिफेंस, जो हमारी म्यूकोसल लाइनिंग है, और एग्रेसिव फैक्टर यानी जो आपस में लड़ रहे हैं। इसमें जब एग्रेसिव फैक्टर्स ज्यादा हो जाएंगे तो हमें अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। एच पाइलोरी कॉजेज इन्फ्लेमेशन प्लस टॉक्सिन्स, इससे म्यूकोसल बैरियर कमजोर हो जाता है। एनएसएड जो होते हैं वो सीधे ही डायरेक्ट छेनी हथौड़े की तरह म्यूकोसा को डायरेक्ट डैमेज करते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा एडवाइस करी जाती है कि पेन किलर्स को कम से कम मात्रा में आपको कंज्यूम करना चाहिए। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स से जो हमारा प्रोटेक्शन दे रहे थे उनको भी ये नुकसान करती है। फिर एसिड पेप्सिन की जो एसिड पेप्सिन जो आता है वो म्यूकोसा को गलाने लगता है, उसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन होता है। तो यानी कि जब हमारा डिफेंस तो कमजोर हो गया और एसिड स्ट्रांग हो गया तभी अल्सर हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो ये राउंड ओवल शेप में होते हैं और जनरली 1 से 2.5 सेंटीमीटर के होते हैं और पंच्ड आउट अल्सर होते हैं यानी गड्ढे में मिलेंगे। बेस इनका स्मूथ मिलेगा, मार्जिन फ्लैट मिलेंगी और कन्वर्जिंग म्यूकल्सर फोल्ड मिलेंगे यानी आपस में मिलते हुए रहेंगे। साइड्स इसकी हमने देख ली, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोनम, स्टोमक और डोडेनम में मिलता है। अच्छा, जब हम आंसर की माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमें 4 लेयर्स मिलेंगी। ये 4 लेयर्स का नाम पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे इन चारों लेयर्स को डिटेल में पूछा जाए, लेकिन नाम आपको करके जाने हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा नेक्रोटिक डेब्रिस यानी फिब्रिन जो है वो देखेगा। सेकंड है हमारा सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन। एक्सुडेटिव यानी कि जहां से सिक्रीशंस हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस मिलेगी यानी आपस में चिपक के सेल की डेथ हो गई। थर्ड है हमारा ग्रेनुलेशन टिश्यू और फोर्थ है फाइब्रस स्कार टिश्यू। यानी अल्सर हमारा गोल होता है फ्लैट मार्जिन के साथ और माइक्रोस्कोप में लेयर पे हमें 4 लेयर्स दिखेगी। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? एपिगेस्ट्रिक पेन मिलेगा यानी बर्निंग मिलेगी, ठीक है। वो लोग कहते हैं ना छाती जल रही है, वो इसी की वजह से चलते हैं। अच्छा, इसका पेन का खाने से क्या रिलेशन है? ये बहुत इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग भी है। देखिए, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा, जब आप खाना खाएंगे तो दर्द और बढ़ जाएगा यानी पेन इंक्रीजेस आफ्टर फूड। डुओडेनल अल्सर में उल्टा है, पेन डिक्रीजेस आफ्टर फूड यानी कि खाली पेट में तो डुओडेनल अल्सर दर्द करेगा, जैसे ही खाना चला गया थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, फिर 2 घंटे बाद जैसे खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर दर्द बढ़ जाएगा। अच्छा, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग तीनों में मिलेगी। पेट भारी भारी सा, बाहर निकला हुआ सा और तनाव, घबराहट सा। अच्छा, कुछ लोगों को हेमेटोमेसिस भी हो जाता है इसमें, यानी खांसते खांसते वो उल्टी भी कर देते हैं।
कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के? हेमोरेज, जिसमें हमें हेमाटेमाइसिस पढ़ लिया या मेलिना पढ़ गया। मेन इनका मतलब यही है कि ब्लड का बाहर आना। परफोरेशन, और परफोरेशन से हमें पेरिटोनाइटिस हो सकता है। आपको पता है हमारे एब्डोमिनल में एक पन्नी की तरह लेयर होती है जिसको हम पेरिटोनियल लेयर कहते हैं, तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उसको हम वो कहते हैं। फिर हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस मिलता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज अ टेक्निकल टर्म फॉर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। आपने पाइलोरिक रीजन पढ़ा था स्टमक का ऊपर, जो नीचे से सप्लाई कर रहा था डुओडेनम में, वहां पे जो पाइप का डायमीटर है वो कम होता चला जाएगा, यानी वो छोटा होता चला जाएगा, तो जो आउटलेट बाहर जो मात्रा निकल रही है वो कम हो जाएगी। गैस्ट्रिक अल्सर में कई बार मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, हालांकि ये कम होता है। मैलिग्नेंट यानी कि पेट में वो कैंसर कॉज करे। ठीक है, एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं हम। गैस्ट्रिक अल्सर 6 डेकेड में होता है, डूडल अल्सर 5 डेकेड में होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाएगा, डूडल अल्सर में कम हो जाएगा जब तक पेट भरा हुआ है, फिर खाली होते ही फिर आ जाएगा। गैस्ट्रिक अल्सर में खाने का डर लग जाएगा क्योंकि खाने के साथ ही दर्द बढ़ रहा है, और डूडल अल्सर में पेशेंट और ज्यादा खाएगा। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट का तो वेट लॉस होगा, क्योंकि वो तो बेचारा खाने में डर रहा है कि खाते खाते ही मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। डूडल अल्सर वाले का क्या है कि उसका वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि उसको खाने से पेट में दर्द कम होता है। अच्छा, डूडल अल्सर जिनको होता है उनको मिल्क से बहुत आराम मिलता है, क्योंकि मिल्क से उनको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। गैस्ट्रिक अल्सर में मैलिग्नेंसी रिस्क यानी कैंसर होने की चांसेस रहते हैं, हालांकि कम रहते हैं, डूडल अल्सर में नहीं होता। एग्जाम को कीज में देखेंगे हम। मोस्ट कॉमन साइट आपको याद करने जानी है, डोडोनम का फर्स्ट पार्ट है, और एच पाइलोरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज है, और ये इकलौता बैक्टीरिया है जो अल्सर क्रिएट करके आ रहा है। अल्सर की शेप तो आपको बताइए, पंच्ड आउट राउंड ओवल। चार इसकी माइक्रोस्कोपी में 4 लेयर्स मिलेंगी, नेक्रोसिस, एक्सुडेट, ग्रेनुलेशन, फाइब्रोसिस। कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशंस शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं अल्सर की। उसके साथ हेमोरेज मिलेगा आपको, परफोरेशन मिलेगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस मिलेगा, कैंसर मिलेगा केवल गैस्ट्रिक अल्सर में। ये मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस अच्छे से समझाया, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को समझ नहीं आता पेप्टिक अल्सर हो क्यों रहे हैं। देखिए, दो चीजें हो रही होती है, दो देयर आर सिंपल फ्लो ऑफ इवेंट्स। एक तो डिफेंस जो हमारी बॉडी कर रही है, ठीक है, एक अटैक। अटैक में क्या हो रहा है, एसिड और पेप्सिन जो है वो म्यूकोसा लेयर पे खराब कर रहे हैं, या फिर एच पाइलोरी बैक्टीरिया आ गया, उसने अपने टॉक्सिन क्रिएट कर दिए, CAG-A और बाका, उसकी वजह से बॉडी में वो लेयर डैमेज हो रही है। या एनएसएड हो गए, एनएसएड यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। वो कई लोग जैसे पैरासीटामोल खाते हैं, आइबुप्रोफेन खाते हैं, इनसे क्या होता है जो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो कम हो जाते हैं। या फिर स्मोकिंग हो गई, क्रोनिक स्ट्रेस हो गया। स्मोकिंग तो आप मान लो पता नहीं लोग क्यों करते हैं, आज बायोलॉजी पढ़ने के बाद भी डॉक्टर्स लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही क्रिएट कर रहा है, हर जगह को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। खैर, ज्ञान की बातें छोड़ते हैं। तो ये जो हमारे वो फैक्टर्स हो गए 4 जो अटैक कर रहे हैं, एसिड, पाइलोरी, एनएसिड, स्मोकिंग। और कुछ चीजें होती है जो हमारी बॉडी उनको रोक रही है, ठीक है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, एपिथेलियल रीजनरेशन है। तो होता क्या है, अगर ये एग्रेसिव फैक्टर्स हावी हो जाएं तो हमारा म्यूकस बाइकार्बोनेट बैरियर कमजोर होता चला जाता है, और उसकी वजह से हो जाती है म्यूकोसल इंजरी, यानी उस जगह ऐसा गड्ढा हो गया जो हम टेम्परेरी उससे फिल नहीं कर पा रहे, उसी को हम अल्सर फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि स्टोमक और डुओडेनम में होता है। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, पेप्टिक अल्सर कब होगा, जब एग्रेसिव फैक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर को और सिंपल बनाया जा सकता था, क्योंकि इस चैप्टर पर मैंने खुद बहुत मेहनत करी थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और FMG स्टूडेंट्स से मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब।